देश में आखिर ऐसा क्या हो रहा है? एक तरफ दिल्ली का जंतर मंतर, जहां छात्र, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता सड़क पर हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, जहां लोग अपनी ही जमीन बचाने के लिए जल सत्याग्रह, चिता सत्याग्रह और फांसी जैसे प्रतीकात्मक प्रदर्शन कर रहे हैं। और तीसरी तरफ उत्तराखंड, जहां हजारों पेड़ों को बचाने के लिए लोग पेड़ों से चिपक गए। सवाल यह है, क्या ये तीन अलग अलग आंदोलन है या फिर देश में बढ़ते जन असंतोष की एक बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं? क्या सरकार झुकेगी या आंदोलन और बड़े होंगे? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड तीनों आंदोलनों की पूरी कहानी। ऐसी जानकारी जो शायद आपने पहले कहीं नहीं सुनी हो। देश के अलग अलग हिस्सों में इन दिनों विरोध प्रदर्शन लगातार सुर्खियों में है। मुद्दे अलग हैं, लोग अलग हैं, लेकिन एक बात तीनों जगह समान दिखाई देती है। लोग सरकार से जवाब मांग रहे हैं, कहीं शिक्षा व्यवस्था को लेकर, कहीं जमीन और जंगल को लेकर, तो कहीं पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन को लेकर। इन आंदोलनों ने सोशल मीडिया से लेकर संसद तक बहस छेड़ दी है। आइए शुरुआत करते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से पिछले कई दिनों से देश का सबसे चर्चित आंदोलन चल रहा है। दिल्ली का जंतर मंतर देश की राजनीति का वो स्थान जहां दशकों से बड़े बड़े जन आंदोलन होते आए हैं, एक बार फिर हजारों छात्रों, युवाओं और सामाजिक संगठनों का केंद्र बन चुका है। इस बार मुद्दा है नीट परीक्षा में कथित धांधली, पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग। प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं कि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन और मार्च आयोजित किए गए। इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर तब और ज्यादा चर्चा मिली जब प्रसिद्ध शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक इस आंदोलन के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं बल्कि देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। उनका संदेश था, यदि परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा खत्म हो गया तो पूरे शिक्षा तंत्र पर संकट खड़ा हो सकता है। प्रदर्शनकारी लगातार तीन प्रमुख मांगे उठा रहे हैं। पहली, परीक्षा प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता। दूसरी, पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई। तीसरी मांग, उन परिवारों के लिए न्याय जिनके बच्चे ने कथित परीक्षा विवाद के बाद अपनी जान ले ली। इन मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी रहा। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर मार्च निकालना शुरू किया। दिल्ली पुलिस ने कई जगह बैरिकेड लगाए, मार्च रोकने की कोशिश हुई, तनाव बढ़ा और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। इन घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए, जिससे आंदोलन और ज्यादा चर्चा में आ गया। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के सांसद भी इसमें दिलचस्पी लेने लगे। करीब 65 सांसद प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने आंदोलनकारियों से मुलाकात की, सोनम वांगचुक से अनशन समाप्त करने की अपील की और भरोसा दिलाया कि परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दे संसद में उठाए जाएंगे। यहीं से आंदोलन का अगला अध्याय शुरू हुआ। लगातार बढ़ते दबाव के बीच सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत शुरू हुई। कई दौर की चर्चा चली, लेकिन सोनम वांगचुक ने साफ कह दिया कि उन्हें मौखिक नहीं, लिखित आश्वासन चाहिए। और यही वजह रही कि बातचीत 2 दिन और चली और आखिरकार सरकार ने लिखित आश्वासन दिया। इसी के बाद 26 दिन से जारी उनका अनशन समाप्त हुआ। लेकिन क्या लिखा था उस पत्र में? सरकार ने आखिर कौन सी 3 बड़े वादे किए जिनके बाद इतना बड़ा फैसला लिया गया? यही सबसे बड़ा सवाल बन गया है इस पूरे आंदोलन में। सोशल मीडिया ने भी बड़ी भूमिका निभाई। हजारों पोस्ट, लाइव वीडियो और बहसों ने इस मुद्दे को देश भर में पहुंचा दिया। युवा लगातार परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि सुधार की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। यानी बहस अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब संसद और नीति के स्तर पर पहुंच चुकी है। लेकिन दिल्ली का आंदोलन अकेला नहीं है। देश के दूसरे हिस्से में लोग अपनी डिग्री नहीं बल्कि अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा आंदोलन जहां लोग अपनी ही चिता तैयार कर रहे हैं। जी हां, फांसी का प्रतीकात्मक प्रदर्शन कर रहे हैं और जल में खड़े होकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं।
आखिर मध्य प्रदेश में ऐसा क्या हो रहा है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया? आगे 3 अनशनों को हम एक एक करके बताएंगे आपको। जी हाँ, 26 दिन एक इंसान बिना खाना खाए देश की राजधानी में बैठा रहा। हजारों लोग उसके समर्थन में जुटे। करीब 65 सांसद उससे मिलने पहुंचे और फिर देर रात अचानक 2 केंद्रीय मंत्री पहुंचे। कुछ देर बंद कमरे में बातचीत हुई। उसके बाद 26 दिनों से चल रहा अनशन खत्म हो गया। लेकिन सवाल है, आखिर उस कागज पर ऐसा क्या लिखा था जिससे 26 दिन पुराना आंदोलन खत्म कर दिया गया? क्या सरकार झुक गई या सिर्फ समय खरीदा गया? क्या छात्रों को न्याय मिलेगा या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक समझौता बनकर रह जाएगा? आज हम आपको बताएंगे उन 3 लिखित वादों की पूरी कहानी जिन्होंने देश भर में नई बहस छेड़ दी है। आखिर 26 दिन तक अनशन क्यों? दिल्ली का जंतर मंतर, जहां आजादी के बाद से कई ऐतिहासिक आंदोलन हुए, वहीं इस बार हजारों छात्र, युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और कई संगठनों के लोग इकट्ठा हुए। मुद्दा था नीट परीक्षा में कथित धांधली, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा बहाल करने की मांग। सोनम वांगचुक ने कहा कि यह लड़ाई किसी एक परीक्षा की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की है। अगर मेहनत से ज्यादा सिस्टम पर भरोसा खत्म हो जाए तो पूरे देश का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसी सोच के साथ उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। दिन गुजरते गए लेकिन उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। सरकार से लगातार बातचीत। अनशन के आखिरी दिनों में सरकार और आंदोलनकारियों के बीच लगातार बातचीत शुरू हुई। कई दौर की मीटिंग हुई। सरकारी प्रतिनिधियों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन सोनम वांगचुक ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी, मुझे मौखिक आश्वासन नहीं चाहिए। उन्होंने कहा अगर सरकार गंभीर है तो लिखकर दे। यही वजह रही कि बातचीत लंबी चली। 2 दिन और बीत गए, अनशन जारी रहा। फिर 24 जुलाई की देर रात करीब 11:30 बजे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जंतर मंतर पहुंचे। करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। लद्दाख की एपेक्स बॉडी के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इसके बाद सरकार की तरफ से लिखित आश्वासन सौंपा गया और तभी 26 दिन बाद अनशन खत्म हुआ। पहला बड़ा लिखित वादा आपको बताते हैं कि सरकार ने कहा जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले और संसद मार्च में शामिल लोगों के खिलाफ कोई नया मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। इस आंदोलन को आंदोलनकारियों ने बड़ी राहत माना क्योंकि मार्च के दौरान कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की खबरें आई थी। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। इसलिए यह पहला भरोसा था, आंदोलन खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना गया। दूसरा बड़ा वादा, सरकार ने लिखा कि संसद में पेपर लीक रोकने और परीक्षा व्यवस्था में सुधार के मुद्दे पर चर्चा कराई जाएगी। यानी मामला केवल नीट तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे परीक्षा तंत्र में बदलाव की संभावनाओं पर चर्चा होगी। यही सबसे बड़ा सवाल भी माना जा रहा है। क्या केवल संसद में चर्चा देश की परीक्षा व्यवस्था बदल सकती है या इसके लिए कड़े कानून, नई एजेंसियां और डिजिटल सुरक्षा की जरूरत होगी? यही बहस अब शुरू हो चुकी है। और तीसरा और सबसे भावनात्मक वादा, सरकार ने यह भी कहा कि कथित पेपर लीक विवाद के बाद अपनी जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा देने के विषय पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा, जिसने पूरे आंदोलन को भावनात्मक रूप दे दिया। ये वही बिंदु है क्योंकि आंदोलनकारी लगातार कह रहे थे कि केवल परीक्षा दोबारा कराने से उन परिवारों का दर्द खत्म नहीं होगा जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया। अब सरकार इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख दिखाने की बात कह रही है। हालांकि इस संबंध में अंतिम फैसला भी आना बाकी है। अब सांसद क्यों पहुंचे इस प्रदर्शन स्थल पर? इस आंदोलन में एक और बड़ी बात देखने को मिली। करीब 65 सांसद अलग अलग राजनीतिक दलों से जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने सोनम वांगचुक से मुलाकात की, उनसे अनशन खत्म करने की अपील की और भरोसा दिया कि परीक्षा व्यवस्था का मुद्दा संसद में उठाया जाएगा। इससे आंदोलन को राजनीति और राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक चर्चा मिली। अनशन टूटने के बाद सोनम वांगचुक ने क्या कहा, आइए जानते हैं।
26 दिन बाद जब उन्होंने पहली बार भोजन किया तो उनका एक बयान लोगों के दिल को छू गया। उन्होंने कहा, भूख का अपना कोई स्वाद नहीं होता, लेकिन 26 दिन बाद पहला निवाला बहुत अच्छा लगा। उन्होंने लद्दाख की एपेक्स बॉडी, सभी सांसदों और आंदोलन में शामिल युवाओं का धन्यवाद भी किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन का उद्देश्य किसी सरकार से लड़ना नहीं बल्कि व्यवस्था में सुधार लाना है। लेकिन क्या आंदोलन सच में खत्म हो गया? यही सबसे बड़ा सवाल है। अनशन जरूर खत्म हुआ, लेकिन आंदोलन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। छात्र संगठन अब भी अपनी बाकी मांगों पर सरकार की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने लिखित आश्वासन दिया है, लेकिन अब निगाहें इस बात पर है कि इन वादों पर अमल कब और कैसे होगा। क्योंकि भारतीय राजनीति में वादे करना आसान होता है, लेकिन उन्हें समय पर पूरा करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। अब तक आपने देखा, दिल्ली में छात्र अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन देश के दूसरे हिस्से में लोग अपनी जमीन, अपने घर, अपने जंगल और अपनी पीढ़ियों की विरासत बचाने के लिए लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में लोगों ने विरोध का ऐसा तरीका अपनाया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। किसी ने अपनी ही चिता तैयार कर ली। जी हाँ, अपनी ही चिता तैयार कर ली। कोई पानी में खड़ा हो गया तो किसी ने प्रतीकात्मक फांसी लगाकर सरकार तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। आखिर इतना बड़ा विरोध क्यों? केन बेतवा परियोजना क्या है? क्या विकास के लिए लोगों का विस्थापन जरूरी है, या फिर इन लोगों के साथ सचमुच अन्याय हो रहा है? अब आगे हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चिता आंदोलन, केन बेतवा लिंक परियोजना का पूरा सच। सरकार क्या कह रही है और प्रदर्शनकारी क्यों मानने को तैयार नहीं? कल्पना कीजिए, सरकार आपकी जमीन ले रही हो, आपका गांव डूबने वाला हो, आपके खेत खत्म होने वाले हो और आपको लगे कि आपकी बात कोई सुन ही नहीं रहा, तो आप क्या सोचेंगे और क्या करेंगे? धरना देंगे, रैली निकालेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे? लेकिन मध्य प्रदेश के हजारों लोगों ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। किसी ने अपनी ही चिता तैयार कर ली, किसी ने गले में फांसी का फंदा डालकर विरोध किया, तो कई घंटों तक पानी में खड़ा होकर जल सत्याग्रह करने लगा। सवाल है कि क्या ये सिर्फ एक परियोजना का विरोध है या फिर विकास और विस्थापन की सबसे बड़ी लड़ाई? आज हम आपको बताएंगे केन बेतवा लिंक परियोजना का पूरा सच। सरकार क्या कह रही है, प्रदर्शनकारी क्यों नाराज हैं और आखिर क्यों ये आंदोलन पूरे देश की बहस बन चुका है। अब आखिर केन बेतवा लिंक परियोजना क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं जिस परियोजना को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ है वो आखिर है क्या। केन और बेतवा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। सरकार की योजना है इन दोनों नदियों को जोड़कर पानी की कमी वाले इलाकों तक सिंचाई पहुंचाई जाए, पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए और बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिले। सरकार का दावा है इस परियोजना से लाखों किसानों को फायदा होगा, सूखे की समस्या कम होगी और बुंदेलखंड जैसी क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी। सरकार इसे देश की सबसे महत्वपूर्ण नदी जोड़ो परियोजनाओं में एक मानती है। सुनने में ये परियोजना विकास की तस्वीरें लगती है, लेकिन यहीं से शुरू होता है विवाद। आखिर इस परियोजना का विरोध क्यों हो रहा है? परियोजना का सबसे बड़ा असर मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों पर पड़ने वाला है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर परियोजना अपने मौजूदा स्वरूप में लागू हुई तो कई गांव प्रभावित होंगे, कई परिवारों को अपनी जमीन छोड़नी होगी, खेती खत्म हो जाएगी और वर्षों पुराना जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विकास जरूरी है, लेकिन विकास की कीमत किसी की पूरी जिंदगी नहीं हो सकती। उनकी मांग है अगर सरकार परियोजना चाहती है तो पहले उचित पुनर्वास, उचित मुआवजा और भविष्य के स्पष्ट व्यवस्था करें। अब चिता सत्याग्रह आखिर क्यों? यही वो तस्वीर है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने लकड़ियां जमा की, अपने प्रतीकात्मक चिता तैयार की और उसके पास बैठकर विरोध जताया।
उनका संदेश साफ था, अगर हमारी जमीन चली गई तो हमारा जीवन भी खत्म हो जाएगा। इसलिए या तो हमारी बात सुनिए या हमें यही खत्म समझिए। ये किसी हिंसक प्रदर्शन का तरीका नहीं था, बल्कि सरकार का ध्यान खींचने के लिए एक प्रतीकात्मक विरोध था। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों ने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। अब बात करते हैं जल सत्याग्रह की। कुछ गांवों में लोग पानी में उतर गए, घंटों, कभी कभी पूरे दिन कमर तक पानी में खड़े रहे। इसे नाम दिया गया जल सत्याग्रह। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अगर हमारी जमीन पानी में डूबेगी तो हम पहले ही पानी में खड़े होकर सरकार को अपना दर्द दिखाएंगे। यह आंदोलन पहले भी देश के कई हिस्सों में देखा गया है, लेकिन इस बार इसने फिर से राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। अब फांसी सत्याग्रह। कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने गले में फांसी डालकर प्रतीकात्मक फांसी का प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि अगर जमीन नहीं रहेगी तो जीने का आधार भी खत्म हो जाएगा। ये प्रदर्शन भावनात्मक जरूर था, लेकिन इसका मकसद सरकार तक अपनी बेबसी पहुंचाना था। अब इस पूरे प्रदर्शन में महिलाओं की सबसे बड़ी भागीदारी है। इस आंदोलन की सबसे खास बात महिलाओं की बड़ी भागीदारी रही। गांवों की महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सभी बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल हुए। उनका कहना था कि जमीन केवल खेत में नहीं होती, यह हमारी पहचान है, यही हमारे बच्चों का भविष्य है और यही हमारी रोजी रोटी है। पर्यावरण का सवाल, ये विवाद केवल जमीन तक सीमित नहीं है। पर्यावरणविदों का कहना है कि इस परियोजना का असर पन्ना टाइगर रिजर्व, जंगल, वन्यजीव और पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर भी पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पर्यावरण संतुलन बिगड़ा तो उसका असर आने वाले दशकों तक दिखाई देता रहेगा। हालांकि सरकार का कहना है कि सभी जरूरी पर्यावरणीय मंजूरियां और अध्ययन प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, यानी दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों पर कायम है। अब इस पर सरकार का पक्ष क्या है? सरकार का कहना है कि यह परियोजना बुंदेलखंड जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए जीवन रेखा साबित होगी। सरकार का दावा है कि इससे सिंचाई विभाग, पीने का पानी मिलेगा, रोजगार पैदा होगा और क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा। साथ ही सरकार ये भी कहती है कि प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और मुआवजे की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन यही प्रदर्शनकारियों का सवाल है, आखिर व्यवस्था हो रही है तो फिर इतने लोग सड़क पर क्यों है? जैसे जैसे आंदोलन तेज हुआ वैसे वैसे प्रशासन भी कार्रवाई शुरू करने लगा। कुछ स्थानों से प्रदर्शनकारियों को हटाया गया, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और कई जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई। इससे आंदोलन और चर्चा में आ गया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या विकास बिना स्थापन के संभव है? क्या बड़ी परियोजनाएं स्थानीय लोगों की सहमति के बिना बननी चाहिए? क्या मुआवजा किसी की पुश्तैनी जमीन की भरपाई कर सकता है? या देश को विकास और पर्यावरण के बीच एक नया संतुलन ढूंढना होगा? यही सवाल आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। अब तक आपने देखा दिल्ली में छात्र, मध्य प्रदेश में किसान और आदिवासी, लेकिन अब चलते हैं उत्तराखंड। जी हाँ, जहां लड़ाई न जमीन की है, न परीक्षा की, बल्कि हजारों पेड़ों, हाथियों के जंगल और आने वाली पीढ़ियों की सांसों को बचाने की है। लोग पेड़ों से लिपट गए। सोशल मीडिया पर #सेव ऋषिकेश फॉरेस्ट ट्रेंड करने लगा और बढ़ते विरोध के बाद सरकार को अपना फैसला रोकना पड़ा। लेकिन क्या पेड़ों की कटाई हमेशा के लिए रुक गई या सिर्फ अस्थायी फैसला है? और क्या विकास और पर्यावरण साथ साथ चल सकते हैं? अब आगे जानेंगे कि उत्तराखंड का पूरा जंगल आंदोलन, हाथियों का कॉरिडोर क्यों बना राष्ट्रीय मुद्दा, सरकार ने अचानक पेड़ों की कटाई क्यों रोकी और आखिर इन तीनों आंदोलनों में क्या एक समान संदेश छिपा है? दिल्ली से मध्य प्रदेश और उत्तराखंड तक क्या देश में बदल रही है विरोध की राजनीति? एक तरफ देश का युवा अपने भविष्य के लिए सड़क पर, दूसरी तरफ किसान और आदिवासी अपनी जमीन बचाने के लिए जान देने की बात कर रहे हैं और तीसरी तरफ हजारों लोग पेड़ों से लिपटकर जंगल बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। 3 राज्य, 3 अलग मुद्दे, 3 अलग आंदोलन, लेकिन क्या इन तीनों की कहानी वास्तव में एक ही है? क्या देश में विरोध का तरीका बदल चुका है? क्या अब लोग सिर्फ नारे नहीं लगा रहे,
बल्कि अपनी जान दांव पर लगाकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। इन तीनों आंदोलनों का सबसे बड़ा संदेश, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती और आने वाले समय में क्या बदल सकता है, क्योंकि जो तस्वीर आज दिखाई दे रही है वो आने वाले वर्षों की राजनीति और नीतियों की दिशा तय कर सकती है। अब चलते हैं उत्तराखंड, जहां मुद्दा था न शिक्षा का, न परीक्षा का, न जमीन का अधिग्रहण का, बल्कि हजारों पेड़ों की कटाई का। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत भनियावाला से ऋषिकेश तक सड़क चौड़ी करने की योजना बनाई गई। सरकार का उद्देश्य था कि यातायात आसान बनाना, पर्यटन को बढ़ावा देना और सड़क सुरक्षा में सुधार करना। लेकिन जैसे ही बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की खबर सामने आई, स्थानीय लोग विरोध में उतर आए। अब जानते हैं कि ये विरोध क्यों बढ़ा। पर्यावरणविदों का कहना था कि ये सिर्फ पेड़ों की बात नहीं है, ये पूरा इलाका शिवालिक हाथी कॉरिडोर का हिस्सा माना जाता है। यानी यहीं से हाथियों सहित कई जंगली जानवरों का प्राकृतिक आवागमन होता है। अगर जंगल कम होंगे तो जानवर आबादी की तरफ आएंगे, मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ेगा, दुर्घटनाएं बढ़ेंगी और सबसे बड़ा नुकसान प्राकृतिक संतुलन को होगा। अब इस पर लोगों ने क्या किया? लोग सीधे जंगलों में पहुंच गए। उन्होंने पेड़ों को गले लगा लिया। कई जगह महिलाएं, छात्र, स्थानीय नागरिक और सामाजिक संगठन घंटों तक पेड़ों के साथ खड़े रहे। देश भर में लोगों को 1970 के दशक का चिपको आंदोलन याद आने लगा। फर्क सिर्फ इतना था, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन आज तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच रहा था। सोशल मीडिया की ताकत। इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ धरना नहीं था, बल्कि डिजिटल अभियान था। #सेव ऋषिकेश फॉरेस्ट तेजी से सोशल मीडिया पर फैलने लगा। देश भर के पर्यावरण प्रेमी, पत्रकार, छात्र और कई सार्वजनिक हस्तियों ने भी इस विषय पर अपनी राय रखी। जब कोई स्थानीय मुद्दा राष्ट्रीय बहस बन जाता है, तब सरकार पर दबाव कई गुना बढ़ जाता है। यही हुआ। अब इस पर सरकार ने फैसला क्या लिया है? लगातार विरोध के बाद उत्तराखंड सरकार ने पेड़ों की कटाई पर फिलहाल रोक लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, स्थानीय लोगों, पर्यावरण विशेषज्ञों और संबंधित विभागों से चर्चा के बाद आगे का रास्ता तय किया जाएगा। यानी फिलहाल परियोजना रुकी नहीं, लेकिन पेड़ों की कटाई रोक दी गई है। अब सवाल यह है कि क्या अंतिम समाधान निकलेगा या विवाद आगे भी जारी रहेगा। अब तीनों आंदोलनों को एक साथ समझिए। अगर हम दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, इन तीनों को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर काफी दिलचस्प दिखाई देती है। दिल्ली भविष्य की लड़ाई, मध्य प्रदेश जमीन और आजीविका की लड़ाई, उत्तराखंड पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई। मुद्दे अलग हैं, लेकिन तीनों में एक सामान्य बात है। लोग चाहते हैं कि फैसले लेने से पहले उनकी बात सुनी जाए। विरोध का तरीका क्यों बदल गया है? अब पहले आंदोलन का मतलब था धरना, रैली, ज्ञापन। आज तस्वीर बदल चुकी है। कोई भूख हड़ताल करता है, कोई जल सत्याग्रह करता है, कोई चिता सत्याग्रह करता है, कोई पेड़ों से चिपक जाता है और इन सबके साथ सोशल मीडिया पूरे आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा देता है। यानी आज का आंदोलन सिर्फ सड़क पर नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़े जा रहे हैं। अब सरकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? हर सरकार विकास चाहती है, नई सड़क, नई परियोजनाएं, नई नीतियां, नई योजनाएं, लेकिन आज लोगों की अपेक्षाएं भी बदल चुकी हैं। अब लोग चाहते हैं उन्हें पहले जानकारी मिले, उनकी राय ली जाए और अगर कोई नुकसान हो तो उसका न्यायसंगत समाधान मिले। यही वजह है कि अब केवल परियोजना घोषित करना काफी नहीं होता, उसके साथ संवाद भी जरूरी हो गया है। लोकतंत्र की असली ताकत क्या है? लोकतंत्र में सरकार का काम फैसले लेना है, लेकिन नागरिकों के अधिकार भी हैं। उन फैसलों पर सवाल पूछना, शांतिपूर्ण विरोध भारतीय संविधान द्वारा संरक्षित लोकतांत्रिक अधिकारों का हिस्सा है। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखना और सार्वजनिक हित में निर्णय लेना सरकार की जिम्मेदारी भी है। यानी लोकतंत्र का संतुलन संवाद, विश्वास, जवाबदेही से बनता है। अब आगे क्या होगा? दिल्ली में अब नजर इस बात पर होगी कि सरकार अपने लिखित आश्वासनों पर कितना अमल करती है। मध्य प्रदेश में सबकी निगाहें पुनर्वास, मुआवजे और परियोजना के अगले चरण पर रहेगी। उत्तराखंड में
पर्यावरण विशेषज्ञों और सरकार की बैठकें तय करेंगी कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। इन तीनों आंदोलनों का अगला अध्याय सरकारों के फैसलों पर तय होगा। जब कोई छात्र अपने भविष्य के लिए आवाज उठाता है, जब कोई किसान अपनी जमीन बेचने के लिए खड़ा होता है, जब कोई नागरिक जंगल बचाने के लिए पेड़ से लिपट जाता है, तो ये सिर्फ एक विरोध नहीं होता, ये लोकतंत्र में अपनी बात रखने का तरीका भी होता है। हर आंदोलन का अपना पक्ष होता है, हर सरकार का अपना तर्क होता है, लेकिन किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत टकराव नहीं, संवाद होती है। अगर संवाद बना रहे तो समाधान निकलने की संभावना भी बनी रहती है। कमेंट करके बताइए, इन तीनों आंदोलनों में आपको कौन सा मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण लगता है और क्यों? आपकी राय अगली चर्चा का हिस्सा बन सकती है।